इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, बढ़ती हुई महंगाई ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। विशेष तौर पर आम आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास महंगाई के चलते बेहद परेशान है और महंगाई ने खासी तबाही मचा रखी है। आर्थिक मंदी, कोरोना के दौरान हुआ लॉकडाउन और इस दौरान हजारों लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार धंधा चला जाना, उनकी नौकरियां चला जाना, उनकी कमाई घट जाना, जीडीपी जब नकारात्मक में चल रही हो उस वक्त महंगाई का लगातार बढ़ना, यह किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाना चाहिए। यह निश्चित तौर पर बेहद परेशानी का विषय है। महंगाई जिस प्रकार से अपना मुंह बड़ा करती जा रही है, गरीब और जरूरतमंदों की जिंदगी उतनी ही कठिन होती जा रही है। जीवन जीना अब मुश्किल होता जा रहा है। जीवन जीने के खर्चे और जिंदगी गुजारने के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में महंगाई बड़ी व्यापक रूप से और बड़ी तेजी से बढ़ रही है और हुकूमतें इसको नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास इनको नियंत्रित करने की कोई नीति ही नहीं है। बेशुमार महंगाई है, वो भी तब जब लोगों की आमदनी घट रही है, वो भी तब जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो भी तब जब लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, वो भी तब जब 12 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के चलते बेरोजगार हो गए हों। इन हालात में देश में लगातार महंगाई बढ़ना यह व्यापक और बड़ी चिंता का विमर्श होना चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ईंधन की कीमतें, घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, ये बेहद चिंता में डालने वाली हैं। और आप ये मत समझें कि अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल डीजल की या गैस सिलेंडर की, तो उसका प्रभाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है। जी नहीं, उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। स्टूडेंट से लेके कारपोरेट सेक्टर तक, सब्जी खरीदने वाले से लेके देश की जीडीपी तक, सब पर उसका व्यापक और परेशान करने वाला असर होता है। आम आदमी के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, लोगों की बचत खत्म हो रही है, जितना कमा रहे हैं वो उनकी जीवन चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। और अनियंत्रित कीमतें ये बताती हैं कि सरकार के पास पॉलिसी नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर वो इनको नियंत्रित कर सके। न तो सरकार का कोई ऐसी प्रतिबद्धता है और न सरकार का कोई ऐसा इरादा दिखाई दे रहा है। 10 दिनों के भीतर बहनों भाइयों, गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज लखनऊ में 802 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, घरेलू के इस्तेमाल का 802 रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं, यही सिलेंडर एक साल पहले 550 रुपए में मिल रहा था। आज वो सिलेंडर 800 रुपए का मिल रहा है। कहां से भरेंगे लोग पैसे? गरीब कहां जाएगा जिसने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लेकर रखा हुआ है? उसके पास ये पैसे कहां से आएंगे? क्या उसके बारे में एक बार भी सोचा गया? आपकी सैलरी ज्यादा है, अगर आप ज्यादा कमाते हैं, हो सकता है कि आप पर प्रभाव न पड़ रहा हो, आप उसको उस प्रकार से व्यापक न देख पा रहे हो। लेकिन उनका सोचिए जिनकी आमदनी सीमित है, जो बहुत थोड़े पैसे में जीवन का गुजारा करते हैं, वो किन कठिनाइयों भरे जीवन जी रहे हैं। जिनके घरों में 2 सब्जियां बनती थी, आज वो 1 सब्जी से काम चला रहे हैं। जिनके पास 1 सब्जियां थी, आज वो दाल पर सीमित हो गए हैं। लोगों ने अपनी जरूरतें घटा ली हैं। यह चिंता का विषय है देश के लिए। स्टूडेंट्स हो, किसान हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो, महिलाएं हो, ट्रांसपोर्टेशन हो,
हर चीज की कीमत महंगी होती जा रही है। पिछले 1 साल के भीतर आपने 17 रुपए पेट्रोल और 15 रुपए डीजल की कीमतें बढ़ा दी। और पेट्रोल डीजल ऐसा हो गया कि डेली दाम बढ़ रहा है, लगातार 7 दिन से उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 2 साल पहले के हालात आप देख लें और आज के हालात देख लें। 72 रुपए का पेट्रोल आज 90 रुपए पहुंच रहा है। 66 रुपए वाला डीजल 2 साल पहले का आज 80 रुपए पार कर चुका है। तो आप क्या समझते हैं ये इसका असर समाज पर नहीं पड़ेगा? महंगाई का कारण यही है कि 500 का सिलेंडर 800 में मिलेगा। कोई अपना घर कैसे चलाएगा? आप हर व्यक्ति को अमीर मानकर चल रहे हैं, जबकि इस देश में की एक बड़ी तादाद है, करोड़ों लोगों की, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की भी रेखा के नीचे हैं। और इस कोरोना के बाद तो आप कल्पना ही मत करिए। तो अगर दाम बांधे नहीं गए, दाम नियंत्रित नहीं किए गए, तो यकीन मानिए आने वाले समय में लोगों के समक्ष चुनौतियां और विकराल और बड़ी होंगी। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, खाद्यान्न के दाम बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा इस आसपास हिंदी पट्टी क्षेत्र में कहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। घरेलू गैस की कीमतों का क्या हाल है? 800 रुपए के ऊपर सिलेंडर चला गया। तो आदमी करे क्या, खाए क्या? क्या विकल्प है सरकारों के पास? और ये उन लोगों की सरकार में हो रहा है जिन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। उस सरकार में यह हो रहा है जब 10 रुपया का 1 रुपया कीमत बढ़ने पे हंगामे होते थे, विपक्ष सड़कों पर होता था। आज पिछले 1 साल के भीतर 81 बार दाम बढ़ा दिए गए, 81 टाइम्स। तो ये तो सरकार की नीतियों को की विफलता का परिचायक है। एक तरफ आप उधर दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको जानकर बहुत दुख होगा कि पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमत ही नहीं बढ़ाई। कल हुई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए यूपी गवर्नमेंट ने दाम फिर वही कर दिए, 4 साल से कीमत ही नहीं बढ़ाई। 310 और 315 रुपया प्रति क्विंटल ये पिछले 4 साल से चला आ रहा है। क्या गन्ना फ्री में उगाता है क्या? गन्ने का बीज, सिंचाई की कीमत, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, उसकी ढुलाई, उसमें लगने वाला मानव श्रम, क्या यह मुफ्त में आता है? 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई। पेट्रोल डीजल के दाम यहां पहुंच गए हैं, यूरिया के दाम आसमान पर हैं। यह गरीब किसान क्या करेगा? इसको आपने 4 साल से इसके दाम स्थिर करके रखे हैं। क्यों? 48 लाख गन्ना किसान है उत्तर प्रदेश के भीतर, और देश का 51% गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। पूरे देश में जो चीनी का उत्पादन है 38% अकेले हमारा उत्तर प्रदेश तैयार करता है, और यहां के गन्ना किसानों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। 4 साल से आप गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ी हैं और महंगाई की कीमत बढ़ती जा रही है। आपका डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, बिजली का रेट बढ़ेगा, सब्जियों का रेट बढ़ेगा, सरकारी टैक्सेस बढ़ेंगे, 10 तरह के सेस लगाएंगे आप, लेकिन गन्ना की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई? आपकी चीज रोज महंगी होगी, किसान की चीज को आप 4 साल से कंट्रोल करके बैठे हैं। कारण यह महंगाई उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतीय समाज के लिए घातक है। और महंगाई का लगातार बेकाबू होना यह निहायत अनुचित बात है। सरकारों को इस पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वक्त जिंदगी आसान है, जिंदगी जीना कठिन होता जा रहा है, विशेष तौर पर गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सैलरीड क्लास के लिए। तो हम किस प्रकार की पॉलिसीज बना रहे हैं? क्या वो पॉलिसीज जिनसे सिर्फ कारपोरेट को फायदा हो?
मुनाफाखोर तेल कंपनियों को फायदा हो, मुनाफाखोर गैस कंपनियों को फायदा हो, क्योंकि 4 सालों से तो आपने गन्ना की कीमतें बढ़ाई नहीं। देवरिया से लेकर बागपत तक की बेल्ट पे गन्ना उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। लाखों किसान भाई ऐसे ही बैठा है इस उम्मीद में कि आप उसके हक में फैसला करेंगे। नहीं किया आपने। कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, इस साल का होगा 2 साल में। हम कहाँ जाएंगे, बढ़ोतरी करके तो बताया था तो हम। ये मिल वाले पेमेंट नहीं दे रहे और जो था उसमें तो भी घटाना सोच रहे। बताओ किसान कहाँ जाएगा। महीने का बजट बिगड़ जाता है और चीनी दाल वगैरह सब महंगी हो रही है, तो घर चलाने में परेशानी हो जाती है महिलाओं को। सबको परेशानी है। अब वो गाड़ी है तो चलानी ही पड़ती है, क्या किया जाए। किसान भाइयों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। लगातार उनकी आमदनी दुगनी करना, एमएसपी को लेकर हम सबसे तेजी से आगे बढ़े। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया था, बल्कि इन्होंने तो जमीनें किसानों की छीनने का काम किया था। सरकार में आने से पहले 15 दिन में पूरा भुगतान करने का वादा कर रहे थे। अब किसान की ऐसा लगता है कि सरकार ने किसान के साथ पूरी तरह उसका गला घोटने का इंतजाम कर लिया है, मन बना लिया है। 1 रुपया नहीं बढ़ाया उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट। भाई योगी जी पे कमजोर थोड़ा है कि मायावती ने 40 2 बार बढ़ा दिए, अखिलेश यादव ने 40 रुपए बढ़ा दिए। क्या उनसे कमजोर है क्या अखिलेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो पिछला भी 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ रोज झूठ बोलते हैं और लफाजी करते हैं, इससे किसानों की आय दुगनी नहीं होने वाली। बढ़ती हुई महंगाई ये बहुत चिंताजनक बात है। मुझे याद है कि पिछले साल 589 रुपए का एक सिलेंडर मिलता था और आज 802 रुपए का मिल रहा है लखनऊ में। हो सकता है कल सुबह जब आप जगें तो ये कीमत और बढ़ी हुई मिले। 10 दिन के भीतर 2 बार कीमत बढ़ा दी गई। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ होगा कि इस प्रकार से कीमतों को बढ़ाया जाए। डीजल और पेट्रोल में तो आग लगी हुई है, कोई कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से कीमतें नहीं बढ़ेंगी? और इसका इंपैक्ट किस पे आता है? एंड ऑफ द डे आम आदमी पे, गरीब पे आता है। जिनकी जेबें भरी हुई हैं, जिनके मुंह में नोट भरी हुई हैं, जिनके पेट फूले हुए हैं खा खा के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर गरीब पिसता है, गरीब मरता है। इसमें हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। आज की डिबेट में मेरे साथ ओपी सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, अरविंद मोहन जी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन से और अजय बंसल ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। भाई ओपी सिंह जी, आप लोग क्या डीजल पेट्रोल या गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या महंगाई का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, या आप लोग बहुत अमीर हैं कि आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है? ब्रजेश जी, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं और इसको लेकर के सवाल उठाना लाजमी है, विपक्ष का विरोध करना भी लाजमी है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का उत्पादन कम होता है और मूल्य बढ़ता है तो उससे भारत देश भी अछूता नहीं रहता। बतौर हमारे पेट्रोलियम मंत्री केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो आज कहा है, मैं उन्हीं के शब्दों में उससे मैं आपको जोड़ता हूं कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के जो संगठन है उन्होंने कोविड-19 और कुछ अपने देश की अंदरूनी समस्याओं को देखते हुए कच्चे तेल का उत्पादन कम हुआ है और जिससे मूल्यों की वृद्धि हुई है। लेकिन 2 दिन पहले इन संगठनों ने यह बयान दिया है, विश्व स्तर दुनिया के स्तर पर बयान दिया है कि अब हम प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल का अधिक उत्पादन करेंगे, जिसकी वजह से इसका मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य भी ये सब डेटा की बातें, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बातें शोभा नहीं देती ओपी सिंह जी। जब 10 डॉलर प्रति बैरल की दर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोरोना टाइम में तेल मिल रहा था, भारत में आसमान छू रही थी कीमतें। 85 रुपए 88 रुपए पे आप बेच रहे थे, तब तो उसका लाभ आपने कंज्यूमर को नहीं दिया।
आज वहां कीमतें बढ़ रही तो आप उसका एक्सक्यूज ले रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, 10 रुपया कभी नहीं रहा। $10 प्रति बैरल की बात की है मैंने। रहा है $10 प्रति बैरल तक रेट गया था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। और मैं पढ़ता लिखता हूं, मुझे समझ है अंतरराष्ट्रीय मार्केट की। अब सरकार उसके लिए प्रयास, हम मेकअप करके बैठने वाले एंकर नहीं हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर जो है नियंत्रण किया जाएगा और इसकी कीमतें घटाई जाएगी। 1 साल पहले गैस की कीमत, 1 सिलेंडर की कीमत 589 रुपए थी इसी महीने में, पिछले वर्ष। आज पता है आपको हो सकता है कि चूंकि अब आप लोग की सैलरी ज्यादा होगी तो आपको बताया नहीं जाता होगा कि सिलेंडर की कीमत क्या है। मैं आपको ओपी सिंह बताना चाहता हूं कि आज सिलेंडर 802 रुपए का है। क्या आपको यह बात पता है? बिल्कुल पता है, हर व्यक्ति को पता है। जब गैस का दाम बढ़ा तब पता है। और किसके घर में कितने का सिलेंडर आता तो क्या है आपकी पत्नी आपको कुछ बोलती नहीं है? आपके घर वाले आपको कुछ कहते नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अरे भाई ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि पता है। और सरकार ने पूरे देश के आम गरीब लोगों को जो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी है वो भी पता है। अच्छा, एक बात बताओ, और चलो अंतर्गत चौथी बात, जो मुफ्त में चौथी बात सिलेंडर सुनिए, दिया गया है, चौथी वो बात भी पता सुनिए है। भाई। एक बात बताइए, आपने कोई कसम खा रखी है या गन्ना किसानों के साथ आपकी कोई दुश्मनी है कि 4 साल से आपने गन्ना की कीमत ही उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाई? क्यों भाई? अभी कल कैबिनेट की बाई सर्कुलेशन से फैसला किया कि पुरानी कीमत पे ही गन्ना बिकेगा। कारण जान सकता हूं, इनसे क्या दुश्मनी है आपकी? गन्ना किसानों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ब्रजेश जी 1 मिनट बताना चाहता हूं कि गन्ना किसान आज के तारीख में, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से सुखी है। कीमतें न बढ़ने से कोई सुखी होता है? पता है आप बहुत हे प्रभु, कैसी बातें करते हो? कीमत न बढ़ने से कोई खुश होता है? एक बात तो सुन। अरे ब्रजेश जी, आप सुनने को तैयार नहीं। 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, आप बोलिए ब्रजेश जी। मैं कह रहा हूं कि आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले किसानों के हमदर्द जो सरकारें थी 27 चीनी मिलों को बेच दिया, औने पौने दाम पर बेच दिया। हमने उन मिलों के बिकने और कीमत न बढ़ाने के पीछे का मुझे कारण तो बताओ। आप पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? गन्ना कीमत क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? कारण क्या है? बिल्कुल सुनिए क्या दुश्मनी है गरीब किसानों से? देखिए, जो आज गन्ना का उत्पादन है, नहीं सुन लीजिए भाई, आज सरकार की नीतियों की वजह से गन्ना की उपज पिछले 4 साल की अपेक्षा 27% अधिक हुई है। यह सरकारी आंकड़े। तो क्या करें, लोग गन्ना न उपजाएं? आप चाहते हैं कि गन्ने का उत्पादन न हो? हम तत्काल, अरे भाई बिल्कुल उत्पादन, हम क्यों नहीं कीमत बढ़ा रहे हो? बढ़ाओ कीमत, बढ़ावा दे रहे, बढ़ाओ कीमत, 400 रुपए प्रति क्विंटल करो। आप क्यों नहीं करते हो? क्या डीजल की कीमत नहीं बढ़ी? क्या बिजली की कीमत नहीं बढ़ी? क्या बीज की कीमत नहीं बढ़ी? क्या केमिकल की कीमत नहीं बढ़ी? क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ा? तो क्या धान की कीमत नहीं बढ़ी? क्या गन्ने की कीमत बढ़ी? क्या ये बताइए, क्या धान 800 रुपए में धान खरीदा गया उत्तर प्रदेश के भीतर? हर कोई जानता है, ये खुली सच्चाई है। आप 4 साल से कीमत नहीं बढ़ा पा रहे हो। कीमत तो बढ़ी ना। आलोक वर्मा को बुलाता हूं। आलोक वर्मा, बताओ 4 साल से कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हम उनका 1 सेकंड रुक जाओ। आप भुगतान कर रहे हैं। ओपी सिंह जी, ऐसा नहीं कर रहे हो भुगतान करके। वो आपको सामान देते हैं, आप उनको दाम देते हो, पैसा दे के कोई एहसान नहीं करते हो आप। आलोक वर्मा, 4 साल से कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बताओ। ओपी सिंह को जवाब दो जवाब ओपी सिंह। ऐसा है ब्रजेश जी, ये ओपी सिंह जो है अपने नाम के हिसाब से इनका बयान है। अगर अंग्रेजी में इनका नाम लिखा जाए तो ओ और पी लिखा जाएगा। तो इन्होंने गन्ने का रेट भी 000 दे दिया था उसी समय। आप ब्रजेश जी समझ जाइए। और जैसे इन्होंने कह दिया ना कि गन्ना का किसान बहुत खुश है, तो गन्ने का किसान कैसे खुश है? उसके जो भाव है उस पर 4 0 लिख के आते हैं ब्रजेश जी। और ओपी सिंह से अभी पूछोगे तो ये इतने बड़े बाजीगर है, ये आगे के जीरो को जी बनाएंगे और पीछे के जीरो को डी बनाएंगे। और जैसा इन्होंने कह दिया गुड बना देंगे और कह देंगे गन्ना किसान बहुत खुशहाल है। क्या खुश हो आप लोग? अरे नहीं, कैसे खुश ब्रजेश जी, कैसे खुश होंगे आप बताओ? 4 साल में डीजल का रेट क्या हुआ?
हमारा लेबर का रेट क्या हुआ, महंगाई ढुलाई देख लीजिए, और उसके बाद टाइम से पैसा भी तो नहीं दे रहे हैं। क्या ये कारपोरेट का दबाव है, चीनी मिल मालिकों का दबाव है कि इसके कारण रेट नहीं बढ़ाते? ब्रजेश जी देखिए, ये जो बिल आए हैं, चीनी महंगी होगी, गन्ना सस्ता बिकेगा, ऐसा है कि ये पूरी इनकी एक सेटिंग है। जैसे इन्होंने कह दिया कि ज्यादा उत्पादन होगा तो काहे दाम बढ़ाएं, सेम यही चीज। अब इन्होंने कह दिया ज्यादा, मतलब किसान ज्यादा उपजा दे तो दिक्कत है और कम हो जाए तो दिक्कत है, पैसा टाइम से देंगे नहीं, उसका बिहार है। सुन लो भाई, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, आपकी बारी में टाइम दूंगा। ऐसा है ब्रजेश जी, गन्ना एक्ट में भी लिखा है, सुनिए, गन्ना एक्ट में भी लिखा है कि 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो मैं ब्याज के भुगतान होगा। ओपी जी बता दें कितना ब्याज का भुगतान कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर की मीटिंग में कहा था कि जो किसान भाई गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान करेंगे। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो इसको आप पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, बताइए ब्रजेश जी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, डीजल भी इतना महंगा हो गया, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, हमारी लागत तो 3-4 गुना बढ़ गई, लेकिन ये क्या किया, 0-0। राकेश जी का आपने बयान, अरे हम योगी जी को इतनी ताकत से लेके आए थे, लेकिन वो तो सबसे कमजोर मुख्यमंत्री निकले। अखिलेश जी ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया था, मायावती ने बढ़ा दिया था, योगी जी बढ़ा ही नहीं पाए, पता नहीं। मैं अरविंद मोहन जी का रुख करूंगा, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री और बहुत दिनों के बाद इस डिबेट में प्रकट हुए। बहुत स्वागत आपका अरविंद जी। सर, ये लगातार महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, पहला सवाल। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और अब तो दाम ऐसा लगता है कि इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। मैं ये सोच रहा था कि अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें यही रहीं, घरेलू गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ गईं और वो भी पिछले 9 महीने के भीतर 218 रुपया घरेलू गैस की कीमत बढ़ गई। सर, इसका इम्पैक्ट क्या है मार्केट में? देखिए, जो पहला सवाल है आपका कि महंगाई के क्या कारण हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है देश में, अगर आप पिछले 10 वर्षों का आरबीआई का डेटा देखते हैं तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि 3 बड़े कारण हैं, जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपकी एग्री कमोडिटीज, जिसको हम प्राइमरी कमोडिटीज कहते हैं, कृषि से संबंधित वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना, और दूसरा है आपका पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना। करीब 29% का जो वेट है हमारे इन्फ्लेशन में, वो पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से आ रहा है। जो दूसरा सवाल है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आगे आने वाले समय में क्या बढ़ेंगी, मेरा मानना है हाँ, कम नहीं होने वाली है। और कम क्यों नहीं हो रही है, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है। अगर आज आप टैक्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी सच है कि करीब 29-30 रुपए बेस प्राइस है पेट्रोलियम का। जब हम खरीदते हैं, रिफाइनिंग करते हैं और उसको ढो करके देश के कोने कोने में ले जाते हैं, तो ये कीमत लगभग 30-31 रुपए के करीब आती है ऑल टोल्ड, और लगभग इसके 2.25 गुना पर हम देश में बेच रहे हैं। उसका बड़ा कारण है कि आपका 32-34 रुपए के करीब का इस पर एक्साइज ड्यूटी पड़ती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वैट लगता है इस पर, वो करीब 19-20 रुपए का वैट है, प्लस करीब 3.25 रुपए डीलर मार्जिन करीब आता है। तो मोटे तौर पर अगर हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें ज्यादा हैं, पेट्रोल की भी और डीजल की भी, तो उसका कारण विदेशी बाजार की कीमत से कहीं ज्यादा हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है। लगभग 55-60 रुपया प्रति लीटर टैक्स है, आराम से 55 रुपए के आसपास प्रति लीटर टैक्स का बर्डन देश के ऊपर है। और क्या हम इसको कम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। क्या आपका ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में हम महंगाई को नियंत्रित करने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर अभी ये बढ़ेगी, वो भी इस काल में जब लोग तबाही के दौर से गुजर रहे हैं, बर्बाद हैं लगभग? देखिए, महंगाई तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। उसके कई कारण हैं। पहला ये कि हम पेट्रोलियम की कीमतों को अपना टैक्स कम करके नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी अब रिवाइव कर रही है, और जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव करेगी, जो बेस प्राइस है, जिस कीमत पर दुनिया में पेट्रोलियम बिकता है, वो भी अब ग्रेजुअली बढ़ेगा। काफी समय से ये बहुत दबा हुआ था, अब ये सिग्निफिकेंटली राइज करता हुआ दिखेगा। और हमारी जो समस्या इस समय है, देश के सामने जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन में गिरावट आ गई है, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि पेट्रोलियम पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकारें हो, मुझे नहीं लगता कि तमाम सरकारें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना एक इजी मनी है, दोहन का एक तरीका है जो हुकूमतें करती हैं, क्योंकि इसके लिए कोई लेजिस्लेचर पास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालिए और कीमत बढ़ा दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकारों के लिए बड़ा आसान ऑप्शन है कि पेट्रोलियम का पता नहीं लगता कि उसकी कीमत क्या है, और देने वाले की जो स्थिति है, सबसे आसान ऑप्शन आज की तारीख में यही है,
और यही बड़ा कारण है कि हम इसको जीएसटी में भी नहीं लाए जी। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं पूरे देश भर में तमाम प्रदेशों में और केंद्र में है, थैंक यू सर। मैं जूही सिंह जी को कनेक्ट करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं जूही सिंह जी। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, 15 और 17 रुपया प्रति लीटर बढ़ गया साल भर के भीतर, और 10 दिन के भीतर क्या हालत है घरेलू गैस सिलेंडर की, 9 महीने में 218 रुपया का सिलेंडर बढ़ गया। क्या खाए आदमी, क्या पहने, कहाँ जाए, क्या करे भाई? ब्रिजेश जी, जो आपने कहा कि आदमी क्या खाए, क्या पकाए, क्या ओढ़े, क्या बिछाए, पिछले 10 दिन में 75 रुपए कीमत बढ़ना, दिसंबर में 2 बार घरेलू गैस की कीमतें बढ़ना, और एक्साइज जैसा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री बता रहे थे 33 से 34 रुपया प्रति लीटर है। साथ ही एक सेस भी लगाया था सरकार ने, जिसमें 2.5 रुपये पेट्रोल पे, 4 रुपये डीजल पे, जो कि केंद्र सरकार रखेगी, वो राज्यों को भी नहीं मिल रहा है। तो कैसे इस महंगाई को ये कंट्रोल करेंगे? पेट्रोल और डीजल तो ऐसी चीज़ है जो इनपुट कॉस्ट है, वो अगर ज़्यादा होगी तो नेचुरली हमारी सिंचाई व्यवस्था, माल ढुलाई, भाड़ा सब कुछ भरेगा। अभी एयरलाइंस ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं, कैसे किसान अपना प्रोडक्ट पहुंचाएगा बाजार तक? खुदरा महंगाई, रिटेल महंगाई, सब कुछ बढ़ रही है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वेतन तो लोगों का घटा ही है और पैसे की वैल्यू भी घटी है। सरकार ने तो ये कहा था कि मांग, क्या ये सरकार की नीतियों की विफलता है? क्योंकि नारा तो इन्होंने ही दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। ब्रिजेश जी, ये नीतियों की नहीं, नीति की भी इनकी नीयत भी खराब है, क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज कहा, आज की जो कीमत है पेट्रोल और डीजल की, यही कीमत 6-7 साल पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी। तो अचानक ये कहना, मैडम आज से 2 गुना ज्यादा थी, मुझे याद है $119 प्रति बैरल तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई। अरविंद जी क्लियर करेंगे, तब रेट ऐसे नहीं थे, आज जो रेट है, आज तो फिर भी $50 से $60 प्रति बैरल है जी। 24 लाख विजय जी, सही बात आप कह रहे हैं, 24 लाख करोड़ रुपया सरकार कमा चुकी है। अगर हम एक आंकड़ा ले, जब सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत थी, वो तो कंज्यूमर के पास आया नहीं। अब आज के दिन में आप उसको देना नहीं चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये अपनी कीमतें तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन गन्ना किसानों की कीमतें 4 साल से, गन्ना की कीमत उत्तर प्रदेश में बांध दी गई है, उसको घर में बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने ताला मारकर गन्ना किसानों की कीमतों को बंद कर दिया तिजोरी में। 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई गई, और हमारे दोस्त और भाई ओपी सिंह कह रहे हैं कि इससे गन्ना किसान खुश है। ये तो मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। ब्रिजेश जी, गन्ना किसान एग्जैक्टली इनकी नीति भी यही है कि गन्ना किसान गन्ने की खेती अब बंद कर दे, जो कि कृषि कानूनों का भी यही जिस्ट है कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपना खेती करना बंद करके मजदूर बन जाए। वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जहां पर फिक्स है वहां आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। 14 दिन में आपने कहा था करोड़। तो मैडम आप लोगों ने क्या किया? अगर गन्ना किसानों की कीमतें गन्ने की नहीं बढ़ रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि लार्जेस्ट अपोजिशन के नाते आपका क्या व्यवहार होना चाहिए? ब्रिजेश जी, सड़क से विधानसभा तक, संसद तक, हर जगह आंदोलन चल रहा है, आवाज उठाई जा रही है, जगह जगह लोगों के पास जाया जा रहा है। जो भी एक जिम्मेदार और एक मजबूत विपक्ष कर सकता है वो हम कर रहे हैं। उमाशंकर पांडे, थैंक यू मैडम। सरकार को सुनाई नहीं, शुक्रिया आपका, लेकिन अहंकार इतना बड़ा है कि सरकार को सुनाई दे रहा है। थैंक यू उमाशंकर पांडे। एक और चीज है ब्रिजेश जी, चुनाव के जब कोई चुनाव आता है तो ये कीमत कम क्यों कर देते हैं, चाहे असम या बिहार हो, चुनाव से रिलेटेड अब पेट्रोल डीजल। ओके उमाशंकर पांडे, महंगाई बढ़ गई है, ओपी सिंह पर कोई प्रभाव नहीं है, गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, वो कह रहे हैं इससे किसान खुश है। कमाल है। बिल्कुल, देखिए ओपी सिंह जी, और इनकी पत्नी इनसे पूछती क्यों नहीं कि गैस का सिलेंडर कर 218 रुपया कैसे बढ़ गया? आ जाते होंगे 8-10 सिलेंडर। नहीं, वो पूछती हैं और उसके लिए यही लोग पहुंच जाते हैं चीनी मिलों पर और वहां से वसूली करके पत्नी जी को खुश कर देते होंगे। ओपी सिंह ऐसे नहीं होंगे, लेकिन तमाम इनके लोग हैं जो आजकल यही काम करते हैं, मंडियों में वसूली, चीनी मिलों पर वसूली, यही काम करते हैं। दूसरी बात मैं ब्रजेश जी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 2013 यूपीए में ये कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, और उस डायन को अब मुंहबोली बहन बना के घर में बिठा लिए हैं और पूरी ताकत से उसको बढ़ाए जा रहे हैं। एक बात इनकी, वो कुछ केंद्रीय मंत्री आजकल हैं, वो पहले जब विपक्ष में थी वो सिलेंडर, सब्जी, न जाने क्या क्या
माला पहन के रैंप पर वॉक करने पार्लियामेंट में आती थी, आजकल जो है चाकू गले में चाकू की माला पहन ली है कि आम आदमी की जेब काटो। तो ये महंगाई हटाने की बात करने वाली तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, विरोध प्रदर्शन में सरकार बन गई है। आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हो जो बीजेपी ने विपक्ष में रहते किया। ब्रजेश जी, हमने किया, ये हम तो लड़ रहे हैं। देखिए, ये मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये जेब कतरा सरकार बन गई है। आम आदमी की जेब काटो, बैंक में पैसा रखो ये ले लेंगे, पैसा निकालने जाओ ये वसूल लेंगे। डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश में 100 रुपए पार कर गया और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और ओपी सिंह जी को आंकड़े भी नहीं पता। अरे अमेरिका ने जब लॉकडाउन चल रहा था तो 0 पैसे पर आपको वो क्रूड ऑयल दे रही थी, केवल ट्रांसपोर्ट करके आप ले जाइए। और हमने $134 प्रति बैरल के हिसाब से खरीद के 50 रुपए में डीजल दिया, और आपने 0 पैसे पे लेकर ट्रांसपोर्टेशन के कास्ट पर। क्या ये सरकार की नीतियों की विफलता है? और दूसरा, ये गन्ना उत्पादन करना कोई गुनाह है उत्तर प्रदेश में? हाँ, बिल्कुल गुनाह है। योगी जी ने कहा था जब वो गए थे वेस्टर्न यूपी, तो उन्होंने कहा था चीनी से शुगर होगा, चीनी खाओगे डायबिटीज हो जाएगा। वो कहा था गुनाह है उत्तर प्रदेश में। गन्ना किसान अगर गन्ना उपजा रहा है तो गुनाह है, ये योगी जी ने पहले ही कह दिया है। और उसके लिए देखिए उनके पास क्या है, योगी जी के पास, उनके पास एक आईटी सेल है और एक गोदी मीडिया है। अब वो बिल्कुल चुप है। देखिए ब्रजेश जी, नहीं, मुझे हैरानी है कि जिन किसानों का पैसा बकाया उन मिलों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? पहले की सरकारों में चलन था कि मिल मालिक पर एफआईआर होती थी, हफ्ते भर में किसानों को भुगतान हो जाता था। इस बार पता नहीं क्या कारण है कि भुगतान एफआईआर ही नहीं हो रही चीनी मिल मालिकों पे। ये उनसे सेटिंग कर लिए। इन्होंने तो घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनते ही 14 दिन में आपके गन्ना का भुगतान हो जाएगा। मैं तो कहता हूं उमाशंकर जी, कैबिनेट सर्कुलेशन में शामिल सभी मंत्रियों से पूछा जाए, ये साझा दायित्व है उनका। उन्होंने दस्तखत किए हैं कि गन्ना की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, हर एक मंत्री ने दस्तखत किए हैं, सुरेश राणा गन्ना मंत्री ने भी दस्तखत किए हैं। हाँ, लेकिन इनको ब्रजेश जी अगर इस पर जवाबदेही होती और अगर इस पर कोई बात होती तो मैनिफेस्टो में जो इन्होंने झूठ का पूरा पुलंदा लिखा है, इन्होंने तो कहा था हम आलू प्याज और लहसुन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में लाएंगे, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल मेरे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू उमाशंकर जी, शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू, सुन लिया मैंने, ओके। अजय बंसल जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, मुझे हैरानी है कि आप लोगों को अपनी मशीनें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डबल डिजिट का ही प्रावधान है। तो अब आप लोग को ऑर्डर करना चाहिए कंपनियों को कि वो ट्रिपल डिजिट वाली मशीन खरीद लें जल्दी, क्योंकि कीमतें कभी भी 100 रुपए के पार हो सकती हैं। देखिए, ऐसा आपको ब्रजेश जी, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है कि ट्रिपल डिजिट में हो जाएगी तो हमारी मशीनों में दिक्कत आ जाएगी, मशीनें चेंज करनी पड़ जाएंगी। ये एक अजीब सी बात चल रही है। वो प्राइस के लिए होता है और प्राइस के अंदर जो है डबल डिजिट का है। अगर वो प्राइस की अगर जो डिस्प्ले में हम लोग एक स्लिप लगा देंगे वो चल जाएगा। मुद्दा यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि इतना दाम बढ़ रहा है और हम लोग जो है वो अपने पेट्रोल पंप पर बेसिकली ये लिख के अब चले कि अब हम लोग जो हैं टैक्स कलेक्शन सेंटर हो गए हैं। हाँ, हम पेट्रोल डीजल भी बेचते हैं। ये अब का नहीं है, बहुत सालों से, काफ़ी सालों से बार बार उठती है बात। वाह, बड़ी ऊंची बात आपने कही हमारी कि हम डीजल पेट्रोल नहीं बेचते हैं, हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। 100 या 200 लीटर 200 रुपए का होना चाहिए होगा जी। तो मुद्दा अभी जैसे कि हमारे अर्थशास्त्री बैठे हैं अरविंद जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे से बताया कि ये अब सरकार को सोचना होगा। आज अल्टरनेट फ्यूल्स भी आ रहे हैं, आपकी बिजली से गाड़ियाँ चलेंगी, आपकी सीएनजी से गाड़ियाँ चलेंगी, आपके हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेंगी, आपके बहुत से अल्टरनेट फ्यूल्स आ रहे हैं। कन्वेंशनल फ्यूल्स को हटा के फ्यूचरिस्टिक फ्यूल आ रहे हैं। अब वो जब वो आ जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? जो अपना बजट 65% का अगर जो पेट्रोलियम और एक्साइज ये जो पैसा लेते हैं, जब वो सेल अल्टरनेट फ्यूल्स पे चली जाएगी तो क्या होगा? तो अब सरकार को जानना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि ये सेक्टर बड़ा आसानी से टैक्स कलेक्शन सेक्टर बना है, इसको अब दूसरे तरीके से सोचना चाहिए और अब जो है इसको पूरी तरह से टैक्स फ्री और कम से कम जीएसटी में, जो कि हमारी पिछले 20 साल से डिमांड है,
और हर सरकार ने ये माना है कि इसको जीएसटी में लाएंगे, हमारा वादा है। आप और तो हमने डीलर्स मैनिफेस्टो एसोसिएशन में के किया है। अध्यक्ष हैं, आप मुझे हर एक बताइए कि सरकार आप लोग ने जब ये अपने कहने के पंपों बाद पे भी होते उस वादे को हैं, पूरा नहीं जनता किया। क्या कहती है, जनता की ओपिनियन क्या होती है जब इस प्रकार के दाम इतनी रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं? जनता के मन में क्या चल रहा होता है? वो आप लोग को क्या फीडबैक देते हैं? आप मानेंगे नहीं ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि सरकार दाम बढ़ाती है, गुस्सा और जूता हम खाते हैं। क्योंकि जो आदमी आज 100 रुपये में, एक बेचारा मोटर बाइक वाला अपना 4 जगह पर धंधा करके, बिजनेस करके या अपनी नौकरी करके घर पहुंचता था, आज अगर जो उसको 130 140 रुपया लग रहा है, तो सबसे पहले गुस्सा या अपनी नाराज़गी वो हम पे निकालता है कि साहब मेरी अब जो है ये ज़्यादा कैसे हो गया, आपने कम दिया है। तो इस टाइप की परेशानी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी दाम बढ़ते हैं। और इस चीज़ को हम लोगों को बड़े प्यार से समझाना पड़ता है कि आप मशीन चेक कीजिए, हमारा पेट्रोल वही है, हाँ आपका दाम ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आज जो है पेट्रोल का दाम जो 70-72 रुपये था, आज 90 रुपये पहुँच गया है। तो एक आदमी जो बेचारा मजबूर है, और ख़ास तौर पे कोरोना काल में जिस तरह से मजबूर रहा, वो आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बनी सिवाय इसके कि वो अपनी एक वाहन को लेके इधर से उधर जाए। और उसके ऊपर हम लोग टैक्स का जो बहार है या ये क्रूड की मार है, वो दोनों को जब दे के हम लोग प्राइस में देखते हैं और उसको पैसा उससे वसूल करते हैं, तो वो एक बहुत टफ जॉब है और एक बहुत ही मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। और उस वक्त जो कुंठा उपजती होगी और जो परेशानी आप लोग झेलते हैं, और वो मैं उसको समझ सकता हूँ और महसूस भी आपकी तकलीफ को कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से सुन रहे दर्शक भी और पैनलिस्ट भी इस बात को समझ रहे होंगे जो तकलीफ आप झेल रहे हैं। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। भाई बीरेन जी, महंगाई तो नियंत्रित ही नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल देख लें, सब्जियों के दाम देख लें, खाद्यान्न पदार्थों के दाम देख लें, या फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम देख लें, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कीमतें तो नियंत्रित ही नहीं हो रही हैं। देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जब बकरे को हलाल करना होता है तो उससे पहले उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। पहले जिनके पास सिलेंडर नहीं था, रसोई गैस उनको फ्री में बांटी गई। अब दाम इतने बढ़ा दिए गए कि जो फ्री में बटा था वो पैसा भी वसूल हो जाएगा। अब पुराना दिन आ गया, लोग चूल्हे पे कंडे पे रोटी सब्जी बनाएं और सिलेंडर के सामने फोटो रख के, माला रख के अगरबत्ती जलाएं। क्योंकि महंगाई बेकाबू है। सरकार कहती है पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, और बाकी सब गलतियों के लिए नेहरू जिम्मेदार ही हैं, जान ही रहे हैं आप। तो बीजेपी के एक काम और कर दे तो सब महंगाई घट सकती है। और ओपी सिंह जी बैठे मेरे दोस्त हैं, ये चाहे तो सलाह दे, जो किलोमीटर वाला पत्थर है, अगर इसको सरकार नज़दीक लगवा दे तो गाड़ियों का एवरेज बढ़ जाएगा और महंगाई का ज़्यादा असर, दर्द महसूस नहीं करेगी जनता जी। तो एक ये फार्मूला भी जनता चाहे तो, सरकार चाहे तो अपना सकती है। वैसे आपको बताएं कि हमारे यहाँ गाना बना था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब कमात हैं। तो भाई बीजेपी में जिसके सैया हैं उनके कमाई खूब है, उन पर महंगाई का असर ना होता होगा। लेकिन ओपी सिंह को घर पर जाकर डांट जरूर पड़ती होगी कि टीवी पे बैठ के झूठ क्यों बोल देते हो, यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, इस पर नहीं बोलते। आज इनको घर में मतलब ठीक कराने का इंतजाम कर दे रहे हो। निश्चित इनको घर में सुनना पड़ता होगा कि सही बोला करो। अब पार्टी की नींद से बंधे हैं तो जो बोलना उसी के हिसाब से पड़ेगा। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन ने एक बार बहुत पहले ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और गाड़ी कैश से खरीदेंगे और पेट्रोल लोन से आएगा। तो लोन लेना पड़ेगा अगर तेल के लिए, तो इस देश में कैसे गाड़ी चलेगी। अच्छा, अभी ये बात आई कि साहब अगर इलेक्ट्रिक वाहन या बैटरी वाले वाहन इस देश में हावी हो गए तो सरकार के टैक्स का एक बहुत बड़ा भाग चला जाएगा। वैसे एक आइडिया और है, सरकार चाहे तो जानवरों के गोबर करने पर टैक्स लगा सकती है, क्योंकि गुजरात की एक नगर पालिका ने गाय के गोबर करने 1.5 किलो पर और भैंस 3 किलो पर, ज़्यादा गोबर करती है सड़क पर तो टैक्स लगाया था।
तो ये आइडिया भी बेहतर है, उससे गाय और भैंस के मालिक को टैक्स देना पड़ेगा जी। तो गोबर करने की सड़क पर मात्रा सरकार चाहे तो निर्धारित कर सकती है। ये बताइए, ये 4 साल से गन्ना की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? कल मैंने देखा कैबिनेट के जरिए फिर प्रस्ताव पास कर दिया कि कीमत मत बढ़ाओ। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? बीजेपी विपक्ष में थी तो 2017 से पहले बीजेपी 425 रुपया कुंटल गन्ना के दाम करने की मांग करती थी लगातार। हाँ मुझे याद है, आंदोलन करती थी। हाँ मुझे याद है। लेकिन इनकी सरकार में 315 रुपया से आगे नहीं बढ़ पाया आज तक दाम। और ये किसानों, देखिए इन्होंने वोट ले लिया और उसके बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इनको भयंकर सपोर्ट किया था उत्तर प्रदेश में और बम्पर जीत हुई बीजेपी की। लेकिन जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी लागत बढ़ जाती है, क्योंकि माल भाड़ा ट्रकों से ढुलाई होती है, चाहे सब्जी हो चाहे टैंकर से तेल आए, चाहे जैसे, और उसका असर किसान पर, आम आदमी पर, गरीब पर, सब पर पड़ता है। डीजल से खेतों की सिंचाई होती है, गन्ने की भी उस पर सिंचाई पे असर पड़ता है। तो गन्ने का दाम तो इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास वही नकदी फसल का भरोसा है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। नहीं, मैं तो गन्ना किसानों से कहूंगा अपने क्षेत्र के हर एक मंत्री से सवाल करें जिसने इस कैबिनेट नोट पर हस्ताक्षर किए हैं कि गन्ना की कीमत ना बढ़ाई जाए। अपने क्षेत्र में अपने इलाकाई विधायक और मंत्रियों से जरूर पूछें वो कि क्यों दस्तखत किए तुमने। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को महंगाई का ज्यादा असर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका सारा भत्ता, वाहन, टेलीफोन सब तो सरकार वहन करती है और बीजेपी चारों ओर जीती है, तो इन पर तो ज्यादा देखिए इनको असर नहीं दिखेगा जी। लेकिन सबसे बड़ा एक समाज का जो और दूसरा पक्ष है ब्रजेश जी, आज के जमाने में शहरों में जो परिवार हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़े हसरत से पाला था, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को माँ बाप भार लगने लगते हैं। वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं खाना न खिला पाने के नाते। जो बुजुर्ग 75 साल के ऊपर हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, इस महंगाई की मार में उनकी हालत और खराब होगी जी। और ये संवेदनशील मामला है जी, लेकिन सरकार को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस देश में हजारों लोग मरते ही हैं रोज। आज हमारे यहाँ कहा गया है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, तो बहुत रोचक कविता आपको इस पर सुनाऊंगा, आनंद लीजिए। कि काले गोरे यार देखिए, जालिम जोड़ीदार देखिए और अद्भुत नाटककार देखिए, महंगाई की मार देखिए और मुफलिसी की दरकार देखिए, मस्ते हाहाकार देखिए और लोकतंत्र लाचार देखिए, गाड़ी धक्का मार देखिए और सबके सिर तलवार देखिए, बिना नाव पतवार देखिए और फाके से बीमार देखिए, फांसी पर 2-4 देखिए और तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तेल की धार देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपने शानदार इनपुट के लिए। भाई ओपी सिंह जी, आपकी पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ देश में अभूतपूर्व आंदोलन चलाने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी वो है जिसने धरना प्रदर्शन से लेकर सड़क से लेकर संसद तक एकदम बवाल कर दिया था और कांग्रेस को घुटनों पे ला दिया था आप लोगों ने कि वो महंगाई की कीमतों को नियंत्रित करे और दामों को कम करे। आज वही पार्टी सत्ता में है और उसी पार्टी के रहते हुए इतने इस तरह से दाम बढ़ जा रहे हैं। या आपने अपनी विचारधारा बदल ली है, या अपने तौर तरीके बदल लिए हैं, या आप कीमतों को रोक पाने में नाकाम हैं। देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी न अपनी नीति बदली है न नीयत बदली है, और जो जनता से उन्होंने वादा किया है, वादा करके केंद्र में 2-2 बार सरकार बनी है, वो उसको निभाने का पूरा प्रयास कर रही है। जो गैस, इसकी जो कच्चे तेल की बात है वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से है, लेकिन गैस के लिए आपने कुछ दिन पहले सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार ने देश के अंदर 5000 गैस उत्पादन के संयंत्र जगह जगह स्थापित कर रही है, जो कचरे से, क्योंकि गैस की जो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है कि उसकी तुलना में उत्पादन उसका कम है। सब बात मत करो कि कचरा से गैस पैदा करोगे, दूसरी बेचोगे, कैसी बातें आप करते हो? गैस तो पहले से, अरे भाई जो सत्य है, जो सत्य है, करोगे
फिर बेचोगे। अरे मूल मुद्दे पे आओ ना आप। कीमत बढ़ा मैडम दी प्लीज, गई है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। ओपी सिंह जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, जैसा कि आप लोगों ने चित्रण किया है कि महंगाई से आम आदमी, गरीब आदमी ज्यादा पीड़ित है, मैं आपकी बात से ना इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि देश की आजादी के 72 साल बाद जो ये गरीब हैं, जो गांव में हैं, इनकी चिंता किसने किया? आपने नहीं की इनकी चिंता ना। अगर इनको इनकी किसान चिंता की सम्मान होती निधि आपने किसने दिया? तो आज आप गैस की कीमतें नहीं बढ़ाते मान्यवर। आप गैस की कीमतें नहीं बढ़ाते, आप डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते। अरे भाई आपने चिंता की होती है गैस का दाम, अच्छा वो नारा क्या था जो आपने लगाया था? एक सेकंड रुकिए। लेकिन डीजल 2014 में, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। किस चीज का दाम घटा है? एक सेकंड 2014 में आपने क्या नारा दिया था महंगाई के खिलाफ? क्या आप उस नारे को रिपीट कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो बोलो, मैं सुनने को तैयार हूं। नहीं, मैं कोई रिपीट नारा करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है आपका नारा? आप ही रिपीट नहीं करने को तैयार हो कि 2014 में आप ही नहीं ऑन कर रहे हो। ब्रजेश जी, आप ब्रजेश जी, एक मिनट तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि जो 2014 में नारा लगाया था, मैं उसको स्वीकार करता हूं, और 2014 में जनता ने हमारे भारी बहुमत से दिया। हाँ, तो फिर आपने 2020 में क्या किया जनता के साथ? किया उसी के आधार। क्या वो नारा अभी लगा सकते हैं आप? इससे ज्यादा जो है, क्या वो नारा आप अभी लगा सकते हैं? मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। नहीं, नारा लगाने के लिए हमारा विपक्ष बैठा है। ओके मैडम, ओके जूही सिंह जी को मौका देता हूं। ओके जूही सिंह जी, क्या वो नारा था बताइए? थैंक यू ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी प्लीज कॉपरेट, शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके जूही सिंह जी प्लीज रिस्पॉन्ड और बताइए कि वो नारा क्या था। जी ब्रजेश जी, ये झूठ की सरकार है। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार झूठों की सरकार, जनता को बेवकूफ बनाया। उज्ज्वला योजना इनकी है, आपने 1 सिलेंडर सब्सिडाइज दिया। आज के दिन में करीब 80% लोग जिनको आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया वो भरवा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने वो कीमत बढ़ा दी है, आपने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। आप हमारा उद्धार करने चले हैं। महंगाई निरंतर बढ़ रही है, किसान को दाम नहीं मिल रहा है, किसान सिंचाई भी नहीं कर पा रहा है। आम आदमी जब बाजार में जाता है, उसके वेतन इतना नहीं है कि वो अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद सके। आप बता रहे हैं जनता खुश है, और आपका आंकड़ा क्या है? आकलन ये है कि जनता खुश है क्योंकि हम 2 बार सरकार बना चुके हैं। प्रचार पे भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्चा करती है, जरा हमें बता दीजिए। आप केवल अपने झूठ का प्रचार करते हैं। जब जनता हटाएगी तब पता लगेगा। दूसरी बात, चुनावी रणनीति। बिहार में आप पहले कीमत कम करेंगे चुनाव से, असम में पहले कीमत कम करेंगे फिर बढ़ा देंगे। अजीब व्यक्ति हैं और अजीब सरकार है ये। ओके आलोक वर्मा जी, भाई 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ी, इनका माल तो महंगा बिकेगा, आपके माल की कीमत भी यही तय करेंगे। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, इसमें जो ये आज इसमें कार्यक्रम किसानों का चल रहा है, इससे ओपी सिंह जी सीख ले लें। क्योंकि हमें आपने जो बताना, जो विधायक, जो मंत्री जो चुनाव लड़े थे, हमारे खेतों में आए थे, गन्ने तक छीले थे, हम उनको कल से ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे कि भाई हमारी मजदूरी बढ़ गई तो आओ, चुनाव के समय आपने गन्ना छीलने का जो वादा किया था, जो फोटो खिंचवाए थे, आज उनसे काम कराएंगे उनसे हम। और मैं बता दूं, ये पश्चिम और पूरब के चक्कर में ना रहे, पूरे प्रदेश भर में इनको सच का आईना दिखाने का काम किसान करेगा। हमारे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, पैसा पिछला दे नहीं पा रहे, और जो मिलों की तरफदारी करते हैं ये उसके लिए बड़ा गुणगान करते हैं। ब्रजेश जी, गन्ना तौलाई में भी ये लोग बड़ा खेल करते हैं। गन्ना किसानों की ट्राली 2-2, 3-3 दिन तक बाहर खड़ी रहती है, उसमें से 1-8 कुंटल तो सूख जाता गन्ना। और जो गन्ना समिति का अध्यक्ष होता है वो उनका आदमी होता है, उसमें भी दलाली होती कि जो पहले उनको सेटिंग करा दे उसका गन्ना पहले तौल जाएगा, जो ना कराए बाद में तौल। और सुनिए ब्रजेश जी, गन्ने में इन्होंने इतना खेल कर रखा कि आप उसका कुछ समझ नहीं पा रहे। चीनी बिक जाती है, खोई बिक जाती है, सीरा बिक जाता है, सब कुछ हो जाता है, और गन्ने का पैसा फिर भी नहीं देते। जब इनसे बात तो कहते चीनी मिल मालिक कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे, कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे कि आप खुश रहिए। नहीं खुश नहीं रहेगा। अब हम इनको खुश करेंगे, परेशान मत अजय खुश करेंगे। थैंक यू अजय बंसल हम शुक्रिया आपका। अजय बंसल जी, आपके पास कोई फार्मूला है? आप लोग इतने समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई फार्मूला है कि हम कीमतों को नियंत्रित कर पाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की?
देखिए, देश की महंगाई और देश की जो क्रूड के अंदर अभी जो हमारा एपीएम जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के हटने के बाद जो हालात है कि इंटरनेशनल प्राइस को हम लोग लेके अपने दामों को तय करते हैं, उसका एक ही जरिया है जीएसटी लगाने की सरकार की कोई अभी मेरे ख्याल से पोजीशन नहीं बन रही है। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको कर्टेल करने के लिए जम्मू से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे हमें पेट्रोल डीजल एक तरह मिले, ताकि अगर जो कश्मीर का सेब अगर जो साउथ में जाता है तो उसका भाड़े पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। किसी स्टेट में आप देखिए, एक स्टेट में दूसरी स्टेट से टैक्स की वजह से 8 से 10 रुपए तक का फर्क हमने देखा है कि एक पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत या डीजल की 1 लीटर की कीमत पे 7-7, 8-8 रुपए का फर्क है। उससे ओवरनाइट एक सिर्फ 500 मीटर पे या 100 मीटर पे या 200 मीटर पे पेट्रोल पंप जो है वो एक जगह बिल्कुल खाली होते हैं, दूसरी जगह भरने लगते हैं, क्योंकि वहां पर दाम का फर्क आता है। मतलब 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया तक जाके वो आपस में फर्क है। इसका एक ही तोड़ है, एक ही सुझाव है। अब इसका एक ही तोड़ है और एक ही सुझाव है कि इसको तुरंत अब टाइम आ गया है, सरकार जीएसटी मिले। जीएसटी के वादे को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, हर सरकार ने कहा, चाहे वो यूपीए सरकार थी चाहे आज एनडीए सरकार है, उन लोग सब ने ये कहा कि इसको हम लोग जीएसटी में लाएंगे। और जीएसटी का असली मकसद सबसे ज्यादा किसी को अगर जो लगता है तो एक वन नेशन वन रेट के तहत या देश में एक तरह के सामान को लाने की, एक तरह के रेट करने की अगर जो है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाकर उसको उसमें लाना चाहिए। हमारी डिमांड ये हमने आंदोलन करके भी किया। ऑलराइट, अरविंद मोहन जी सर, आप मुझे बताइए कि हम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को क्या इफर्ट करने चाहिए थे जो वो नहीं कर पाई? जब आपकी अर्थव्यवस्था नकारात्मक दौर में चल रही हो, कोरोना काल में और आर्थिक मंदी का जिस कदर हाहाकार मचा हुआ हो, सरकारों को क्या इफर्ट करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए? ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आप जो पहले सवाल उठा रहे थे कि गन्ना का जो समर्थन मूल्य है उसमें वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है, ये स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चरल इशू इसलिए है कि हमारी जो मिलें हैं, अगर आप उसकी इकोनॉमिक समझें शुगर इंडस्ट्री की, तो कोई भी शुगर इंडस्ट्री तब वायबल होगी जब वो 3 सोर्सेस से इनकम जनरेट करेगी, को जनरेशन, एथेनॉल और चीनी। हमारी मिलें मूल रूप से सिर्फ चीनी का उत्पादन कर रही है और चीनी के उत्पादन आमतौर पे वो करीब 30 से 33% किसी भी रेवेन्यू स्ट्रीम में शुगर मिल को कंट्रीब्यूट करता है। और लगभग इतना ही एथेनॉल से आना चाहिए और लगभग इतना ही को जनरेशन से आना चाहिए, जो बगास उसमें वेस्ट है उससे जो पावर जनरेट होती है। हम अनफॉर्चुनेटली इस दिशा में नहीं जा पाए, और जब तक आप इस दिशा में नहीं जाएंगे, अगर हम सिर्फ चीनी गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ा देंगे तो हमारी मिलें नॉन वायबल हो जाएंगी। और तो कहीं ना कहीं आपको इस स्ट्रक्चरल इशू को एड्रेस करना होगा जो हम अब तक नहीं कर पाए। ये तो गन्ने की बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जनरल प्राइस राइज की बात कर रहे हैं, तो हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो मैंने 2 चीजें इंडिकेट की थी, एक तो हमारा पेट्रोलियम की कीमतें हैं और दूसरा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का सवाल है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की कीमतें कुछ समय से बढ़ी हैं और आने वाले समय में समय समय पर हम ये चैलेंज देखते आए हैं। और हमेशा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की जो प्राइस का मैनेजमेंट है वो हम करते हैं कुछ विशेष तरीके की प्राइसेस पे। एक प्राइस है जिसको हम एमएसपी कह रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कीमतों का एक फ्लोर तय कर देता है। दूसरा है जो फेयर प्राइस शॉप्स पे कीमतें हैं, ये एक सीलिंग तय कर देता है। ये दोनों प्राइसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में किसान के पास ऑप्शन रहेगा कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच पाएगा, तो बाजार में, खुले बाजार में भी कीमतें उसी मिनिमम के आसपास फ्लोट करती है, उसके नीचे आमतौर पे बहुत नहीं जाती जी। और यही बात अप्लाई करती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसके जो प्राइसेस हैं अलग अलग कमोडिटीज के, उसके अराउंड मूव करते हैं। ये इसलिए ये जो दोनों प्राइसेस हैं, इसको सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के सर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता है, जिसके कारण न तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, न बढ़ती हुई महंगाई पर रोक पा रहे हैं, और न गन्ना किसानों को इंसाफ दे पा रहे हैं। देखिए, देश के सामने ब्रजेश जी स्ट्रक्चरल चैलेंज है। एग्रीकल्चर उसका एक बहुत बड़ा मसला अकेले है। किसान क्यों भुगते हैं स्ट्रक्चरल चैलेंज? ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, किसान को हमने अभी तक सिर्फ बैसाखी पे रखा है सालों से।
उसको बैसाखी हटानी होगी, उसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना सर मैं पड़ेगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपकी पगार न बढ़ाई जाए, आपको कैसा प्रतीत होगा? 4 साल से आपकी सैलरी न बढ़े, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। आपकी जरूरत की चीजें आप नहीं खरीद सकते। आपका जीवन में जो आपके जमा खर्च हैं, जो लाइफ स्टाइल, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर 4 साल आपकी सैलरी न बढ़ाई जाए तो। ब्रजेश जी, आप जो मसला उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है अलग अलग सेक्टर्स के, कृषि को हमने हमेशा एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया, सिर्फ सब्सिडी के नाम पर किसान को हमने अरविंद जी, उलझा मैं के ऐसा रखा इसलिए कह पा रहा हूं, ऐसा नहीं कि प्राइस राइज आप गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। क्या इसके पहले वायबल नहीं थी? बिल्कुल वायबल रही होंगी, तभी तो 40-40 रुपया प्रति कुंटल सरकारें बढ़ाती रही हों। प्रीवियस गवर्नमेंट स्टेट की आपने तो कई राज्य सरकारों के साथ काम किया है, आपने तो बहुत करीब से चीजों को देखा है। तकरीबन हर सरकार ने रेट बढ़ाया है, आखिर ये लोग रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कीमतें हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सर मुझे वरना एक लेवल के बियॉन्ड जाने में चैलेंज की दिक्कत आ बात ही जाएगी। नहीं, उसका भुगते सिर्फ किसान ही क्यों? मिल ओनर भी भुगते, कंज्यूमर भी भुगते, सरकार भी भुगते, अकेले गरीब किसान क्यों भुगतेगा? नहीं ब्रजेश जी, हमें समझना पड़ेगा यहाँ भुगतने का मसला नहीं है, क्योंकि फिर हम सब उलझ जाएंगे। पूरी इकोनॉमी एक गरीब को उलझा के सर टीम को मुक्त करने से कोई फायदा नहीं सर, हम सबको साझा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ओके, उमा शंकर पांडे, आप मुझे बताइए भाई, ये क्या नीतियों की विफलता है? बिल्कुल, देखिए ये विफलता भी है और सरकार की निर्दयता और क्रूरता भी है। अरविंद जी को मैं सुन रहा था, मैंने अभी पढ़ा कि सरकार ने कहा कि हमने सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है, 1,20,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर। और दूसरा, सरकार ने यह भी ढिढोरा पीटा कि इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई। अगर सरकार एक तरफ वो ढिढोरा पीट रही है तो इसका मतलब राजस्व का कलेक्शन तो सरकार के पास उस तरफ से बढ़ना चाहिए। राज्यों को जीएसटी का उनका शेयर नहीं मिल पा रहा है, आपको पता है? वही बात मैं कह रहा हूं कि सरकार बिजली की डिस्कॉम कंपनियों को अरबों रुपया केंद्र सरकार बकाया दे नहीं रही है, वही जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही है, दूसरी तरफ ढिढोरा पीट रही है, इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी। इसका मतलब यह है कि यह सरकार कंफ्यूज सरकार है, क्रूर सरकार है और उन लोगों के रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। बताइए, 4 साल से सरकार के चुनाव में इन्वेस्ट किए हुए। 4 साल से आपकी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। पर ओपी सिंह कह रहे हैं किसानों को अच्छा लग रहा है कि 4 साल से कीमत नहीं बढ़ी। ये इनका तो कीमत बढ़ा है ना ब्रजेश जी, इनकी वसूली बढ़ी, इनकी कीमत बढ़ी है, इनके 7 स्टार स्टाइल के कार्यालय बने हुए हैं। ओके, जूही सिंह, देश के हर जिले में इन्होंने 4 साल से गन्ना किसानों की कीमत ना बढ़ाना गन्ना की, क्या ये खुशी की बात है? मुझे लगता है ये निहायत अफसोस की बात है। अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि जिन लोगों के पास आप वोट लेने जाते हैं और जो आपकी सरकार बनाते हैं, आप गन्ना किसानों की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं कर रहे हैं और फिर तो पर क्या आपकी सरकार थी तो ये स्ट्रक्चरल चैलेंज आपके सामने नहीं था? किसानों को कैसे सब्सिडी 40 रुपए कीमत बढ़ा दी थी? ब्रजेश जी, ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें चाहिए और किसान सबसे ज्यादा सब्सिडाइज्ड है? अरविंद मोहन जी, ये तो आप बेहतर जानते होंगे कि कौन सबसे ज्यादा सब्सिडाइज्ड है, किसान को कितना कर्ज मिलता है, किस रेट पे मिलता है और कितना किसान को मैडम, अपने टाइम ओवर। पैसा शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।